अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। हम इस चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक जो स्टडी किया था ग्रुप्स के बारे में एंड पीरियड्स के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। अब इसमें हमने जो देखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, हमारे पास उसका साइज है एलिमेंट्स का, उसका वेट एंड सो ऑन। फर्स्ट हमारे पास है एटॉमिक रेडियस। ओके, देखिए एटम जो है हमारे पास, एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, किसी भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से एटम को देखना पॉसिबल नहीं है, और ना ही हम किसी सिंगल एटम का एटॉमिक रेडियस, जो एटॉमिक रेडियस है उसको मेजर कर सकते हैं। अब जब हम सिंगल एटम को उसका एटॉमिक रेडियस नहीं मेजर कर सकते, तो साइंटिस्ट ने कहा कि कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज करके किसी भी एटम का एटॉमिक रेडियस जो है वो मेजर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास दो एटम है, लेट्स सपोज हमारे पास दो बॉन्डेड एटम है, हम क्या करेंगे, एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है पहले हम उसको मेजर करें। ये हमारे पास एक एटम है और ये हमारे पास दूसरा एटम है। अगर हम एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम के सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम मेजर करते हैं, जब हमने डिस्टेंस मेजर किया तो जो हमारे पास डिस्टेंस आएगा उसका अगर हम हाफ कर लेते हैं, अगर डिस्टेंस का हमने हाफ किया तो जो हमारे पास हाफ डिस्टेंस होगा वो एक एटम का क्या होगा, एटॉमिक रेडियस। अब जो एटॉमिक रेडियस होगा उस एटॉमिक रेडियस की बेस पे हम बताएंगे कि एटम का साइज कितना है। अगर एटॉमिक रेडियस कम है तो इट्स मीन एटम का जो साइज है वो कम है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाएगा वैसे ही उस एटम का साइज जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। एटॉमिक रेडियस जो है उसको मेजर करने के लिए हमने दो एटम लिए। अब हम कैसे इसको मेजर करेंगे, एक एटम के सेंटर से लेके दूसरे एटम का जो सेंटर है इस सारे का पहले हमने डिस्टेंस मेजर करना है। जब हमने इसका डिस्टेंस मेजर कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे, इनके डिस्टेंस को हाफ कर लेंगे। जब हाफ कर लिया तो ये हाफ डिस्टेंस एक एटम का होगा और दूसरा जो हाफ डिस्टेंस होगा वो दूसरे एटम का होगा। ये हाफ डिस्टेंस ही हमारे पास क्या होगा, एक एटम का एटॉमिक रेडियस होगा। अब जो एटॉमिक रेडियस है इसी के बेस पे हम बताएंगे कि हमारे पास जो एटम है उसका साइज क्या होगा। अगर रेडियस कम है तो इट्स मीन एटम का साइज जो है वो स्मॉल साइज है। जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता जाएगा एटम का साइज भी इंक्रीज करता जाएगा। अब हमने एटॉमिक रेडियस की वेरिएशन देखनी है विद इन ग्रुप्स एंड पीरियड्स। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक रेडियस है ये किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस जो है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट जो चीज है वो है नंबर ऑफ शेल्स, सेकंड जो चीज है वो है फोर्सेस, फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। एटॉमिक रेडियस इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ शेल के ऊपर कि नंबर ऑफ शेल के इंक्रीज करने से क्या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। सेकंड क्या है, फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज। पहले हम देखते हैं इसका ट्रेंड विद इन ग्रुप्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर के जो एटॉमिक रेडियस है वो ग्रुप्स के अंदर क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि ग्रुप पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप को कैसे क्लासिफाई किया गया है, पीरियड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन विद इन ग्रुप्स। अब इसमें देखें कि जब हम ग्रुप्स में टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ शेल भी उसके इंक्रीज होंगे। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करेंगे तो फिर एटॉमिक रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब जैसा कि हमारे पास फर्स्ट ग्रुप को अगर हम देखें तो लिथियम है, लिथियम के बाद हमारे पास कौन सा है, सोडियम। आप देखेंगे सोडियम, लिथियम, इसके बाद हमारे पास आता है पोटाशियम,
पोटाशियम के बाद रुबिडियम, सीजियम एंड सो ऑन। आप देखेंगे जो लिथियम है इसके अंदर नंबर ऑफ शेल 2 शेल है, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ शेल 3 है और पोटाशियम के अंदर नंबर ऑफ शेल 4। जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते जाएंगे उनका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास है उसकी वेरिएशन विद इन पीरियड्स। पीरियड्स के अंदर एटॉमिक रेडियस का क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज। अब कहते हैं कि पीरियड्स के अंदर क्या होता है कि एटॉमिक नंबर, पीरियड्स में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है लेकिन नंबर ऑफ जो शेल है वो सेम रहते हैं। हम कोई भी पीरियड ले, सपोज पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स थे, वो कौन कौन से थे, एक हाइड्रोजन था और दूसरा हीलियम। सेकंड जो पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट थे और उनमें जो फर्स्ट था वो हमारे पास लिथियम था, फिर इसके बाद में बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, नियॉन। अब जैसे जैसे पीरियड्स में हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल सब में सेम होते हैं लेकिन क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंक्रीज करेंगी तो एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज करेगा कि जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गर फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो पीरियड्स के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज होता है लेकिन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और उसकी वजह ये है कि ग्रुप्स में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते हैं, यानी कि एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करते रहेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। और पीरियड्स में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं लेकिन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करती है। जितनी फोर्स से प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इतना ही एटम का साइज रिड्यूस होगा। तो जब साइज उसका रिड्यूस होगा तो ज्यादा एटॉमिक रेडियस भी उसका रिड्यूस होगा। अब जो नेक्स्ट है ये तो था हमारे पास एटॉमिक रेडियस। अब हमने देखना है कि आयन है अगर हमारे पास तो उसका रेडियस कैसे हम मेजर करते हैं और उसकी ग्रुप्स और पीरियड्स के अंदर क्या वेरिएशन है। अब हमारे पास जो आयन, अब आपको पता है कि आयन क्या है, क्या फर्स्ट ईयर में आपने देखा है, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि आयन किसे कहते हैं। जब कोई भी न्यूट्रल एटम से किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हमारे पास क्या बनता है, आयन। अब जो आयन है वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं, केटायन और एनायन। अब अगर हमारे पास यहाँ पे सपोज सोडियम है, सोडियम हमारे पास एक न्यूट्रल एटम है। अब आपने क्या करना है कि सोडियम से किसी भी इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाना है तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मीन यहाँ पे इसकी आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। मीन कि यहाँ से सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा आइटम है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो हमारे पास वो क्या चीज बन जाएगी, इनायन। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो हमारे पास जो आयन बनेगा वो केटायन होगा। और जब हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर तो जो हमारे पास आयन बनेगा वो एनायनिक या एनायन। अब इसकी एग्जांपल, एनायन की एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है। फ्लोरीन के अंदर अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, फ्लोराइड आयन के अंदर। अब हमने क्या करना है कि इन आयंस का आयनिक रेडियस जो है वो देखना है। तो पहले हम कीटायन का रेडियस देखते हैं कि कैसे जो है वो कीटायन का रेडियस जो है वो न्यूट्रल एटम से कम होता है या ज्यादा। आयनिक रेडियस। अब लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी सिंपल, हम सोडियम की एग्जांपल ले लेते हैं कि सोडियम एटम है तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। जब इस सोडियम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 10। अब यहां से ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका फर्स्ट शेल है और ये इसका सेकंड शेल है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसके कितने शेल हैं, 3।
और थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। अब हमने क्या करना है कि इसका जो वैलेंस शेल है वहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। तो जब हमने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो ये हमारे पास सोडियम आयन बन गया, यानी कि पॉजिटिव आयन। अब वो कहता है कि न्यूट्रल एटम से जब हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया तो वो आयंस के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव जो आयन है उसका साइज कम होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल एटम। उसकी वजह क्या है, जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, लास्ट वाला जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसको हमने निकाल दिया, तो इससे एक शेल का लॉस हो जाएगा। इसकी फर्स्ट रीजन यही है कि इसमें रिमूवल जब हमने करना है इलेक्ट्रॉन का, जब हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो शेल का भी लॉस हो जाएगा। सेकंड इसकी जो रीजन है कि कीटाइन जो है उसका रेडियस न्यूट्रल एटम से कम क्यों है, उसकी वजह क्या है कि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाती है। अब जो हमारे पास सोडियम है, सोडियम न्यूट्रल एटम जो है इसका आयनिक रेडियस होता है 157 पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻12 मीटर। और उसके बाद हमारे पास जो सोडियम आयन बना इसका एटॉमिक रेडियस है हमारे पास 95 पिकोमीटर। अब इसमें देखें कि दोनों का, पहले जो न्यूट्रल एटम था इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा था, जब हमने इससे इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया तो इसका एटॉमिक रेडियस रिड्यूस हो गया और वो हमारे पास कितना आया 95 पिकोमीटर। और उसकी दो रीजन है, एक तो क्या है कि इससे शेल का लॉस हो गया और सेकंड इसकी रीजन जो है वो है इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन की रेशियो है वो इम्बैलेंस होगी। अब ये बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाई आयनिक रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन आर स्मॉलर देन पेरेंट्स एटम। आपको पता होना चाहिए कि उसकी वजह क्या है, उसकी जो दो रीजंस हैं वो आपने साथ उसको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है हमारे पास एनायनिक रेडियस। अब ये था कीटायनिक रेडियस यानी कि पॉजिटिव आयन का रेडियस। अब हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन का लॉस करवाया, अब हमने क्या करना है कि किसी आयन का रेडियस जो है वो नेगेटिव आयन का रेडियस हमने निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है उसका रेडियस कम होगा एज कंपेयर टू एनायन के। इसकी एग्जांपल सपोज हमारे पास क्या है, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर होता है 9। जब हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो ये हमारे पास फ्लोराइड आयन बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये फ्लोराइड, इस फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस जो है वो हमारे पास 72 पिकोमीटर, लेकिन जो फ्लोराइड आयन है इसका हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है वो 136 पिकोमीटर। अब इसमें हम ये देखना है कि यहाँ पे हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है इसका एटॉमिक रेडियस कम है और जो हमारे पास आयन बना उसका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज कर दिया। वो कैसे इंक्रीज हुआ कि हमारे पास जब ये फर्स्ट इसका शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। जो सेकंड शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8। लेकिन यहाँ पे हमारे पास इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, क्योंकि जो फ्लोरीन है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 9 है। अब हमने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। जब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जब इनकी आपस में रिपल्शन होगी तो जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसलिए फ्लोराइड जो आयन है उसका साइज 136 पिकोमीटर इंक्रीज हो गया और जो पेरेंट एटम था उसका साइज जो है वो उस आयन से कम है और वो हमारे पास कितना है, 72 पिकोमीटर। अब ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि व्हाई आयनिक रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन आर लार्जर देन पेरेंट एटम। तो उसकी वजह ये है कि जब हमने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन लाइक चार्जेस आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के आपस में रिपल्शन होगी तो फिर क्या होगा कि जो शेल है वो एक्सपेंड हो जाएगा और हमारे पास जो उसका रेडियस है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब हमने इसकी वेरिएशंस देखनी है विद इन ग्रुप्स एंड पीरियड। अब वो कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको विद इन ग्रुप्स के अंदर देखते हैं। आयनिक रेडियस जो है इसकी वेरिएशन विद इन ग्रुप्स। अब कहते हैं कि अगर हमारे पास सिमिलर चार्ज आयंस हैं और टॉप टू बॉटम यानी कि ग्रुप्स के अंदर सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज इन साइज, टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं चार्ज, हमारे पास उनका जो साइज है वो इंक्रीज होता है। जैसे हमने
नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो उनका जो आयनिक रेडियस है वो भी इंक्रीज होगा। लेकिन जो पीरियड्स है उसमें क्या होता है कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं, उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन और जो प्रोटॉन है उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन को मोर फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उसका साइज जो है वो रिड्यूस होगा। तो इन चार्ज इंक्रीज करने की वजह से पीरियड्स के अंदर आयनिक रेडियस जो है वो रिड्यूस होता है, और ग्रुप्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करने की वजह से एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। अब एक बात यहाँ पे लिखी हुई है आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन किन्हें कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयन, आइसो मींस है इक्वल चार्जेस वाले, और वो एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? सेम, उन्हें क्या कहते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई एटम है उससे हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाहिर बात है हमने उसको कोई ना कोई एनर्जी सप्लाई करनी है। जो एनर्जी हम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सप्लाई करेंगे वो हमारे पास क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? सोडियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। अब सोडियम से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो इसका जो ये कीटाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने देखना है कि ये ऐसे तो नहीं निकल गया, ग्राउंड स्टेट में था, ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं निकलेगा, बल्कि हमने इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करनी है तभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह से निकलेगा। हमारे पास जो आइसोलेटेड एटम है सोडियम, जिसके फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, सेकंड जो शेल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, और जो थर्ड शेल है यहाँ पे हमारे पास इन केस ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो जाहिर बात है जो थर्ड शेल है उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हमने क्या करना है कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ग्रोथ स्टेट में है, एटम पड़ा हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं निकलेगा, बल्कि हमने इसको कुछ जो है वो एनर्जी सप्लाई करनी है, तब ये इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से बाहर रिमूव होगा और ये जो न्यूट्रल एटम है ये पॉजिटिव आयन के अंदर कन्वर्ट होगा। जो एनर्जी हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए सप्लाई कर रहे हैं वो हमारे पास क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जो सोडियम है, सोडियम से हमने जो इलेक्ट्रॉन निकाला और जो एनर्जी सप्लाई की वो हमारे पास कितनी है? 496 किलो जूल पर मोल। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सोडियम न्यूट्रल एटम से जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हमने सप्लाई की है वो हमारे पास है 496 किलो जूल पर मोल। अब वो कहते हैं कि अगर हमारे पास ये थी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो उस एटम की क्या होगी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हमने वहां से एक और इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो उस एटम की क्या होगी? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह अगर हमने थर्ड इलेक्ट्रॉन मीन के 3 इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकाल लिए तो वो उसकी क्या होगी? थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसके एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है वो है मैग्नीशियम। वो कहते हैं कि मैग्नीशियम जो है इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 12। तो इससे जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो वो जो एनर्जी हमने सप्लाई की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो हमारे पास क्या होगी? उस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है 12। जब हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी प्लस 1 इलेक्ट्रॉन जो हमने यहाँ से निकाल दिया। अब वो कहते हैं कि यहाँ पे जब हमने इससे, ये हमारे पास सोडियम एटम है, सॉरी मैग्नीशियम एटम है, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास
मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या था, 12 था। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो वैलेंस शेल है यानी कि आउटर मोस्ट शेल, वो शेल जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। हमने जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहाँ से तो फिर हम इसको कुछ ना कुछ एनर्जी सप्लाई करेंगे, एनर्जी की इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करेगा। अब ये जब इसने एनर्जी गेन की, एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाला तो इसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है हमारे पास 738 किलो जूल पर मोल। और कहते हैं कि अगर हमारे पास इसी मैग्नीशियम, ये जो मैग्नीशियम आयन है, इसी से हमने एक और इलेक्ट्रॉन, इसके जो वैलेंस में एक इलेक्ट्रॉन बच गया, अब हमने इसको भी यहाँ से रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम इसको और एनर्जी सप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। अब इसमें हमने जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो एनर्जी सप्लाई की, वो और जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकाला, जो एनर्जी सप्लाई करनी है, वो दोनों होनी तो सेम चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम शेल में, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हमने सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो फिर हमें ऑलमोस्ट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से डबल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अब पहले हमारे पास जो वैलेंस शेल था, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 2 थे। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे और ये जो न्यूक्लियस था ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, अब यहाँ पे वैलेंस में सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और इस सिंगल इलेक्ट्रॉन की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, स्ट्रांग हो गया। तो फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगी और वो हमारे पास, जब हमने मैग्नीशियम आयन से सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उस दौरान जो हमने एनर्जी सप्लाई करनी है वो हमारे पास है ऑलमोस्ट 51 किलो जूल पर मोल। अब ये अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी कम है और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा क्यों है, हालांकि इलेक्ट्रॉन दोनों एक ही शेल में थे। उसकी वजह यही है कि पहले जब इलेक्ट्रॉन दोनों सेम शेल में थे तो इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन थी और जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस था वो 2 इलेक्ट्रॉन की तरफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शो कर रहा था। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो फिर न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन की आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से हमें डबल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ी। तो इसलिए सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो हाई है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की। और ये आपकी जो एग्जांपल है ये आपकी बुक में लिखी हुई है।